स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे, ईमेल्स पे स्पेशली अपना एसओपी अटैच करके भेज रहे हैं एंड जस्ट टू सी कि उनके एसओपीज़ में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, उसमें हम लोग कुछ इनपुट दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो बहुत मुश्किल है सबके एसओपीज़ चेक करना। तो एक परफेक्ट एसओपी बनाने में जो आपको चीज़ें चेक करनी है, जो आप खुद भी अपना घर बैठे बैठे एसओपी चेक कर सकते हैं या अगर आपने वीज़ा डालना है तो बना सकते हैं। तो जितनी भी एक परफेक्ट एसओपी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसमें आपको डालनी होती है, मैं इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूं, जो मैं भी टेक्निकली अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए एसओपी चेक करते वक्त, वीज़ा फाइल डालते वक्त चेक करता हूं। तो एंड तक वीडियो आप देखिए, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा आपको एसओपी में क्या करना है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो एक परफेक्ट एसओपी बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हर स्टूडेंट के लिए अलग डॉक्यूमेंट होता है। ये एक रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट जो प्रोग्राम करने जा रहा है, जो इंडिया में करता है या जो अपनी होम कंट्री में करता है और जो कंट्री कनाडा में पढ़ने जा रहा है, किस तरीके से वो पर्पस अपना जस्टिफाई करना चाहता है। काफ़ी एजेंसीज़ में या काफ़ी स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि उनको एक सैम्पल 2-3 दे दिए जाते हैं और वो उसमें ही अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट करके बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं। देखिए, कनाडा में प्लैगरिज्म, कॉपी पेस्ट को टेक्निकली नहीं अप्रूव किया जाता, तो काफ़ी वीज़ाज इस वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो एसओपी यूनिक डॉक्यूमेंट, यूनिक एक एसे लेटर टाइप का होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपका, जब भी आप एसओपी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला फ्रेज आपका आएगा इंट्रोडक्शन का। अब काफ़ी इंट्रोडक्शन में बच्चे गलतियाँ ये करते हैं कि इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी सिटी से हैं, अपना पासपोर्ट नंबर, अपने फैमिली डिटेल्स, फैमिली का नाम, उनके हॉबीज़ के बारे में, उनके बिजनेस हैं या जॉब है, ब्रदर सिस्टर, सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, मैक्सिमम 3-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन जिसमें आपका नाम, आपका मैक्सिमम पासपोर्ट नंबर, कोई यूनिक आपकी पर्सनालिटी ट्रेट या हॉबी है तो आप उसमें डालिए, बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, सॉन्ग, ये सब नहीं डालना। और इसके अलावा आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा प्रोग्राम आप ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक इंट्रोडक्शन फेज के अंदर। तो जस्ट बिलो द इंट्रोडक्शन आपका एक एजुकेशनल का पैराग्राफ स्टार्ट होगा, एजुकेशन का, कि आपने इंडिया में क्या किया हुआ है। अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो अपने 10th और 12th दोनों का क्रेडेंशियल आप मेंशन करेंगे। अगर आप बैचलर्स के बाद जा रहे हैं तो आप 12th और बैचलर्स के क्रेडेंशियल मेंशन करेंगे। आप 10th छोड़ सकते हैं उस केस में। और अगर आप मास्टर्स के बाद जा रहे हैं तो उसके आप अपना बैचलर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो, और मास्टर्स के बारे में बता सकते हैं। तो टेक्निकली आपकी लास्ट एजुकेशन जो 2 होती हैं, अगर 12th के बाद है तो 10वीं 12वीं, बैचलर्स के बाद है तो 12वीं बैचलर्स, मास्टर्स के बाद है तो बैचलर्स और मास्टर्स, और अगर एक्सपीरियंस भी है तो उसके बारे में आप इसमें हल्का सा मेंशन करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके जो प्लस पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके परसेंटेज बहुत 80s 90s में है या आपने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है, तो आप वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हैं, आपने इतनी परसेंटेज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है और आपने क्या उसमें अचीव किया था। जो अच्छी चीज़ें हैं आप इसमें मेंशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे आई वुड से। और जो जैसे कभी कभी बच्चों की परसेंटेज कम होती है या कोई बहुत पुराना 10वीं 12वीं उनको 2008 2006 में हुआ है, तो उस ईयर ऑफ पासिंग को या उस लो ग्रेड्स को आपको क्लियरली मेंशन या जस्टिफाई इस टैब में फिलहाल के लिए नहीं करना। सिर्फ हाईलाइट अच्छी चीज़ों को कीजिए जो आपने रिसेंटली करी है। तो जस्ट बिलो द एजुकेशन आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ माना जाता है जिसमें आप प्रोग्रेशन आफ्टर योर एजुकेशन दिखाते हैं कि इंडिया में जो भी आप एक्सपीरियंस या जॉब कर रहे हैं या जो इंटर्नशिप करी है आपने, उसमें आपने क्या क्या किया है, विच मीन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में या पॉइंटर सिस्टम के हिसाब से नहीं लिखना होता कि मेरे ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इसमें आपको अपनी डेजिग्नेशन कब स्टार्ट की थी, कब से कब तक कर रहे हैं, या छोड़ दिया आपने या कोई चेंज करी है, क्या उसमें 1-2 लाइनें में आपका बेसिकली रोल है करने के लिए, और इसमें आप क्या अचीव करना चाहते हैं इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से हमारा मतलब है कि कनाडा में जो आप पढ़ाई करने जाने वाले हैं वो किस तरीके से इस एक्सपीरियंस से रिलेट करती है। तो एक्सपीरियंस में पहली 2 या 3 लाइनें आपकी रहेंगी कि आप किस तरीके से कहाँ जॉब करते हैं, कौन सी डेजिग्नेशन पे, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और लास्ट के 3 लाइनें या 4 लाइनें रहेंगी कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये जो आप प्रोग्राम कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरीके से रिलेट करेंगी या प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़ में दिखाई देंगे कि आपको इंडिया में
कुछ ऐसा चीज़ है जो आप प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहे, आपकी प्रमोशंस नहीं हो रही या आपने कुछ और चीज़ स्किल सीखनी है, तो आपको वो प्रोग्रेशन दिखानी पड़ती है आप एक्सपीरियंस कैप के लास्ट के 3-4 लाइन्स में। तो जस्ट आपका जैसे ही एक्सपीरियंस आपने अपना उनको बताया, जस्टिफाई किया, उसके नीचे आपका आएगा कौन सा प्रोग्राम आप कनाडा में करने जा रहे हो। अब ये मेरे हिसाब से एसओपी का सबसे इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ रहता है कि जो आप कनाडा में स्टडीज़ अपनी लेके जा रहे हैं वो कैसे लिंक करती हैं आपकी इंडिया की एजुकेशन से या फिर इंडिया के एक्सपीरियंस से। अब इंडिया में अगर किसी ने अपनी बीसीए या बीटेक कर रखी है, एक्सपीरियंस उसका आईटी फील्ड में है, तो जो कोर्स करने जा रहा है आईटी फील्ड का ही कोर्स होने वाला है या मैक्सिमम एमबीए कर लेगा अगर उसने शिफ्ट करना है तो कैसे वो जो कोर्स है और जो इंडिया में उसका एक्सपीरियंस और उसकी जो पढ़ाई थी वो कैसे लिंक रहेगी, कैसे उसको प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़ में हेल्प करेगी। विच मीन्स कि आपने इंडिया में पढ़ाई करी, इंडिया में जॉब करी, 4-5 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, या फ्रेशर हो आप, रिसेंटली आपने ग्रेजुएट किया, अब बेसिकली आप कनाडा में 10 से 15 लाख एक साल की पढ़ाई में जब खर्चा कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या ऐसा आउटकम मिल रहा है वो पढ़ाई करने का। अब उसमें आपका कोर्स करिकुलम भी आप डाल सकते हो, उसमें कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी डाल सकते हो, और कैसे वो जो आप पढ़ोगे चीज़ें, प्रोग्राम्स इन पर्टिकुलर जो इंडिया में आप करते आ रहे हो या तो पढ़ाई में या जॉब में, वो कैसे सिमिलर हैं, बट सिमिलर होने के बावजूद भी थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए ताकि आप प्रोग्रेशन दिखा पाओ कि आपने इंडिया में वो चीज़ नहीं पढ़ी है, नहीं जॉब में आपने किया है, तभी आप उसको प्रोग्रेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए वो कोर्स करने जा रहे हो। जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप इतना पैसा खर्च करके वो प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। तो जस्ट प्रोग्राम जस्टिफाई करने के बाद नेक्स्ट जस्टिफिकेशन आपकी रहती है कि आपने कनाडा ही क्यों जाना है और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्यों जाना है। तो ये इतना ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा और कॉलेज की थोड़ी सी आपको तारीफ़ करनी है कि बहुत अच्छी कंट्री है, उस कॉलेज में, उस कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में आपको गूगल पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो यूनिक पॉइंट्स आप उठा के लिख सकते हैं। बट ये पैराग्राफ ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। आजकल उसको लोग अलग अलग भी कर रहे हैं, बट उसको आप कट शॉर्ट करके अब कंबाइन कर सकते हैं ताकि आपकी एसओपी ज़्यादा लंबी ना जाए। तो प्रोग्राम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंट्री के बाद फाइनल आउटकम आपको क्या मिलने वाला है। तो एक फाइनल आउटकम का आपका एक पैराग्राफ आता है कि इंडिया में आप जॉब करते थे, आपने पढ़ाई करी, कनाडा में आपने पढ़ाई कर ली, अब उसका आउटकम आपको इंडिया में आके क्या मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग काफ़ी वीज़ा रिजेक्ट आपको पता होते हैं कि बच्चा पढ़ेगा वापस नहीं आएगा, पर्पस ऑफ विजिट। तो फाइनल आउटकम के इस पैराग्राफ में आप जस्टिफाई करते हैं कि आप वापस क्यों आएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि इंडिया में आके जो भी आप कोर्स करने जा रहे हैं, जैसे आपका आईटी का कोर्स है, हॉस्पिटैलिटी का या कॉमर्स का या मेडिकल का, उस पर्टिकुलर कोर्स की इंडिया में कितनी जॉब मार्केट है या कितनी बिजनेस मार्केट है, कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स का वो बिजनेस इंडिया में जनरेट करता है वो पर्टिकुलर सेक्टर। तो इससे आपको ये दिखाने में हेल्प रहता है कि जब वो आप कोर्स करके इंडिया में आएंगे तो आपको जो जॉब मिलेंगी उन कंपनीज में, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, बिजनेस करेंगे तो उसका एक्सपेंशन रेट कितना है। तो फाइनल आउटकम जो आपने कनाडा में पढ़ाई करी उसका इंडिया में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट इसमें लिखना पड़ता है। और गलतियां लोग ये करते हैं कि एक ओवरव्यू दे देते हैं कि मैं इंडिया आऊंगा बिकॉज मुझे इंडिया से प्यार है, मेरे को बहुत ज़्यादा लगा। वो ठीक है, वो सारी चीज़ें आप नेक्स्ट पैराग्राफ में डाल सकते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट फाइनल आउटकम बेसिकली स्ट्रिक्टली रहना चाहिए जो वहाँ की पढ़ाई है वो इंडिया में आकर आपको कैसे हेल्प कर रही है फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, तभी आपका फाइनल आउटकम जस्टिफाई होता है इतना पैसा कनाडा में खर्च करने का। और फाइनल आउटकम के बाद सबसे लास्ट में आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि फैमिली टाइज आपके इंडिया में स्ट्रांग है, वाई यू विल रिटर्न बैक टू इंडिया फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए आप वापस आएंगे। फाइनेंशियल्स आपके इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है, तो अगर आपके फाइनेंशियल्स, आप बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर्स वगैरह आप स्ट्रांगली दिखा रहे हैं, सीए सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो एक छोटा सा लास्ट पैराग्राफ आप डाल सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे टाइज विद द होम कंट्री, जिसमें आप अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बट एक बेसिक ओवरव्यू देंगे आप अपने गार्जियंस के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, अगर मैरिड हैं तो स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए वापस आएंगे। उसी पैराग्राफ में आप अपने फाइनेंशियल्स भी ऐड कर सकते हैं कि आप अपने जीआईसी 1 साल की फीस पे करने के बाद अगर आपके फंड्स रह गए हैं तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे। काफ़ी लोग इसमें फाइनेंशियल में बड़ा बड़ा लिखते हैं कि हमने 1 साल की फीस दे दी, हमने जीआईसी दे दी, और फाइनेंशियल में कुछ ऐड नहीं होता। देखिए एवरी पर्सन जो वीज़ा फाइल कर रहा है वो जीआईसी और फीस देके ही फाइल कर रहा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है उसमें जो आप एसओपी में इंक्लूड करें। हाँ, बट अगर आप अपने कुछ नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, एफडीज लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, फैमिली टाइज में अपना फाइनेंशियल्स ऐड करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लगा सकते हैं। तो ये कि ओवरव्यू स्ट्रक्चर रहता है आपका एसओपी के लिए। बाकी इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर पर्सनल ट्रेट है, इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं, बिकॉज एवरी फाइल इज डिफरेंट जैसे मैं बोलता हूँ, तो वो भी आप इसमें लास्ट में एक बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं विद अ रिक्वेस्ट कि आपकी फाइल जो है वो पॉजिटिवली कंसिडर की जाए। एंड होपफुली अगर ये आप एसओपी का पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको किसी से एसओपी का सैंपल मांगने की ज़रूरत नहीं है।
बट इसके बावजूद भी काफ़ी बच्चे हेजिटेट करते हैं खुद की एसओपी प्रिपेयर करने में। उस केस में नीचे नंबर गिवन है। मैं आपको कंटेंट राइटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। देखिए, कंटेंट राइटर भी आपको सैंपल प्रोवाइड कर देंगे काफ़ी केसेस में। आपको सैंपल नहीं लेना, या तो आप खुद लिखिए या उनको बोलिए कि आपके डॉक्यूमेंट आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपको लिख के दें, ताकि एक पर्सनलाइज टच एसओपी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका वीजा अप्रूव कनाडा का होता है। सो गाइज, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट योर एसओपी इन पर्टिकुलर, स्पेशली अगर आप फ्रेश फाइल डाल रहे हैं या रिजेक्शन केस है, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, ईमेल्स पे भेज सकते हैं। वी विल ट्राई कि मैक्सिमम हम रिवर्ट कर पाएं, बट अगर हम नहीं कर पाते तो नीचे एक नंबर मेरे ऑफिस का फ्लैश हो रहा होगा, मेरे स्टाफ का। यू कैन चेक आउट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो आपको कंटेंट राइटर्स के नंबर डायरेक्टली अवेल करा देगा, या आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, अपनी एसओपी प्रिपेयर करा सकते हैं। खुद भी अगर चाहें तो आपको पूरा मैंने एक पूरा आइडिया दे दिया आप कैसे अपनी एसओपी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्प्रेड कीजिए ताकि आपके जो बाकी दोस्त यार हैं उनको भी एक पर्टिकुलर एसओपी में दिक्कत ना आए। बाकी इफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।